morning students. Again I am here, your biology mentor Lekika ma'am with the chapter crop production and management. I hope आपको last 2 lectures अच्छे से समझ आए होंगे. In the last lecture मैंने आप लोगों को पढ़ाया था the procedures of agriculture. ठीक है, उसमें मैंने first 3 steps आपको समझा दिए थे. The first one preparation of soil, second one sowing of seeds and the third one manuring. ठीक है. Now आगे हम आते हैं. The fourth process is irrigation. भाई हमने सॉइल प्रिपेयर कर ली, हमने उसमें सीड्स को सो कर दिया, आफ्टर दैट हमने मैन्योरिंग भी कर ली, फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए, काफी अच्छे स्पेशल मिनरल्स हमने डाल दिए जो क्रॉप्स की बेटर ग्रोथ के लिए जरूरी है. नाउ अब इरिगेशन देना भी जरूरी है. इरिगेशन का मतलब क्या है? टू सप्लाई वाटर. ठीक है, वाटर की सप्लाई करना फील्ड में. विदाउट वाटर सॉइल के अंदर सीड जर्मिनेट नहीं होंगे. ठीक है बेटा. सो टू सप्लाई वाटर. अब इसके भी टाइप्स है. इरिगेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड मींस एंशिएंट, जो पुराने समय में जब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हुई थी, जब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब जो फार्मर्स जो हुआ करते थे फील्ड में सारे काम अपने हाथों से करते थे, मैनुअली करते थे. दैट जो मेथड हुआ करते थे दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड. बट अब एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी है, बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बन चुके हैं, तो अब मॉडर्न मेथड्स यूज किए जाते हैं. ट्रेडिशनल मेथड्स में हो गया मोट, रेड, इट इज अ लीवर्ड सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, इस तरीके की चीजें यूज करी जाती है. आपने कई बार देखा होगा कई विलेजेस में जिसमें एक ऑक्स होता है, उसके ऊपर उसके गर्दन पे, उसके नेक पे जो एक बड़ा सा डंडी, बहुत बड़ी रोड होती है, चाहे वो आयरन की हो चाहे वो वुड की हो, वो रोड स्टिक रहती है विद अ मेन बिग पीस ऑफ वुड, एंड देन वो बस राउंड एंड राउंड चक्कर काटता रहता है और उससे वेल में से पानी आता है, एंड देन फिर वो वेल में से पानी आने जो बकेट में पोर होके वो ट्यूबवेल के थ्रू या किसी भी तरीके से किसी और जगह पर उस पानी को फिल करके वो पर्टिकुलर पानी फिर खेतों में पहुंचाया जाता है. इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम्स, लाइक अगर बात करें चेन पंप है, जैसे एक मेन पंप है जहां से पानी कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा है, एंड वहां से बहुत सारी चेन में बहुत सारी पाइपलाइंस बनाई जाती है जो सीधा फील्ड में जाती हैं. तो उस मेन पंप से बहुत सारी चेन में वो पानी जो है फ्लो करता हुआ सीधा फील्ड तक पहुंचता है. ये कुछ पुराने मेथड्स यूज किए जाते हैं. अदरवाइज फील्ड में मैनुअली भी लोग विद द पाइप और विद द हैंड्स वाटर इरिगेट करते हैं. अब जो प्रेजेंट टाइम पे फार्मर्स जो यूज करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड मॉडर्न मेथड. दैट इज फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द अदर वन इज ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम आपने कई बार गार्डन्स वगैरह में देखा होगा, बीच में एक नोजल लगी होती है एंड फाउंटेन की तरह बहुत सारा पानी स्प्रिंकल कर रहा होता है. दैट इज कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर सिस्टम में पानी बहुत लिमिटेड ही स्प्रे करता है पर्टिकुलर जगह पर, देन वहां पे जब पूरी सॉइल इरिगेट हो जाती है फिर वो नोजल वहां से उठा के उसको थोड़ी सी डिस्टेंस में रख दिया जाता है, अगेन वहां पे पानी स्प्रिंकल किया जाता है. इससे वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता. ट्रेडिशनल मेथड के एक डिमेरिट्स ये थे कि इससे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता था. लाइक अगर पंप या ट्यूबवेल चालू रह जाती थी तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता था, फील्ड में बहुत सारा पानी भर जाता था, कई बार इस वजह से क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती थी. बट मॉडर्न मेथड में इस तरीके की चीजें नहीं पाई जाती. वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल ना के बराबर होता है. दूसरा आ गया है दैट इज ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, प्लस ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम है. इन द ड्रिप सिस्टम मेन जो पाइपलाइन सिस्टम है, वहां से एक मेजर पाइप आता है, उससे बहुत सारी थिन पाइप्स लाइन निकलती है जो कि उस मेन पाइपलाइन के साथ में अटैच होती है, एंड देन वो थिन पाइपलाइंस पर्टिकुलर पूरे फील्ड में स्प्रेड कर दी जाती है, और उस पर्टिकुलर थिन पाइपलाइंस में से बहुत पतले पतले नोजल्स, बिल्कुल जैसे हमारी इंजेक्शंस की ट्यूब्स होती है, इस तरीके की ट्यूब्स जो पाइप्स हैं, ट्यूब पाइप्स निकलती हैं और फिर सीधा जो प्लांट है उसकी जो रूट है वहीं पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को पोर करती हैं. इससे क्या हुआ? अब पानी मेन पंप से सीधे प्लांट की रूट्स तक जाता है और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप. कोई एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ वाटर इसमें नहीं होता. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन नाउअडेज, एज बिकॉज क्योंकि अर्थ पर अगर बात करें तो जो यूजफुल वाटर है वो वैसे भी उसका परसेंटेज 0.1
1% से भी कम रह गया है और इस टाइम पे ड्रिप सिस्टम को फील्ड में यूज करना बहुत ही इफेक्टिव माना जा रहा है। बट जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसलिए हर जगह इसको यूज नहीं किया जा सकता, बट इन द वेरी लार्ज फील्ड एरियाज वहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वीडिंग। वीडिंग मीन्स टू रिमूव अनवांटेड ग्रास या फिर द प्रोसेस इन विच अनवांटेड प्लांट्स, जो ग्रोथ जो होती है अनवांटेड प्लांट्स की, उसको स्टॉप करा जाता है, उसको प्लग करके या तोड़ दिया जाता है, या उसको पर्टिकुलर जो मेन क्रॉप है उसके आसपास जितने भी अनवांटेड प्लांट्स या अनवांटेड ग्रास ग्रो कर जाती है उनको प्लग करके निकाल दिया जाता है। ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि कंपटीशन होता है। लाइक अगर मेन क्रॉप है, अगर उसके आसपास में अदर क्रॉप्स अनवांटेड क्रॉप्स ग्रो करेंगी तो सॉइल के अंदर जो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स है उनके लिए कंपटीशन हो जाएगा, एंड जो पर्टिकुलर क्रॉप हमें चाहिए फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी टू रिमूव द अनवांटेड ग्रास प्रेजेंट नियर द मेन क्रॉप। फॉर दिस मेथड्स आर यूजिंग खुरपी। खुरपी मैनुअल है, एक बहुत छोटा सा आयरन का इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है जिससे जमीन को जमीन में जो पर्टिकुलर अनवांटेड ग्रासेस है उसको खोद के बाहर निकाल दिया जाता है। आफ्टर देन सीड ड्रिल, सीड्स के आसपास में जो पर्टिकुलर जो सीड्स को सो करने के लिए जो ड्रिल मशीन होती है उसी से हम क्या करते हैं अनवांटेड क्रॉप को ड्रिल करके विद रूट्स बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट आ गया स्प्रेइंग 2,4-D। 2,4-D इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसको हम वीडीसाइड्स भी बोलते हैं। सी वीडीसाइड्स आर दोस टॉक्सिक केमिकल्स व्हिच आर बेसिकली यूज्ड टू रिमूव वीड्स या which are basically used in weeding process। वीड या वीड्स को रिमूव करने के लिए जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स या टॉक्सिक केमिकल्स यूज किए जाते हैं those chemicals are called as weedicides। उनमें से एक है स्प्रेइंग 2,4-D। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है इस वीडीसाइड का, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं, या इन द फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग द मेथड इन विच टू कट क्रॉप्स आफ्टर राइपनिंग। जब क्रॉप्स अच्छे से पककर तैयार हो जाती है फील्ड के अंदर, देन बारी आती है उन क्रॉप्स को अच्छे से कट करके रखना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज डन बाय बोथ मैनुअल एंड मशीनरी मेथड। मैनुअली बात करें तो सिकल, आपने देखा होगा फार्मर्स अपने हाथों से एक आयरन का सी शेप में इक्विपमेंट होता है, नल से इस तरीके से कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिकल। एंड द हार्वेस्टर इज द कॉम लाइक आयरन की कॉम लाइक टीथ के स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं, और वो भी ट्रैक्टर्स वगैरह में, मशीन में, उसके थ्रू फिर क्या करी जाती है, फसल की कटाई होती है। ठीक है, दैट इज मशीनरी सिस्टम। इसकी वजह से भी आज बहुत बड़े बड़े फील्ड में बहुत सारा क्रॉप्स को कट करना इजी हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं हम थ्रेशिंग पे। अब जस्ट बिकॉज क्योंकि क्रॉप्स राइपन हो गई है, हमने उसे कट कर लिया है, तो क्रॉप्स में बहुत सारे पल्सेस होती हैं, ग्राम्स होते हैं, जिनके बहुत सारे कवर होते हैं। सो टू रिमूव दैट ग्रेन्स कवर, वो जो एडिशनल पीलिंग जो होती है, एडिशनल पील ऑफ ग्रेन्स, या टू रिमूव द ग्रेन्स कवर, बिकॉज अगर आपने देखा होगा राइस है, व्हीट है, ठीक है, इन सब के ग्रेन्स के कवर होते हैं, हम उन कवर्स के साथ तो हम वो एडिबल नहीं हो सकते, तो उन कवर्स को रिमूव करना होगा। अब जस्ट बिकॉज की ग्राम्स एंड पल्सेस इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम हर एक पल्सेस को हाथों से पील नहीं कर सकते। सो देयर आर सम मशीनरी मेथड्स ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड थ्रेशर मशीन और कंबाइंड थ्रेशर। तो थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस टू रिमूव द एडिशनल पील ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, अब ये भी 3 मेथड्स के थ्रू होता है, दैट इज फर्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल इज डजंट मीन बाय कि एक एक दाने के कवर को हम हाथों से पील कर रहे हैं। इट इज लाइक कि पूरा एक स्टैक बनता है जब हार्वेस्ट किया जाता है, तो क्रॉप्स का एक बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स का एक स्टैक बनता है। उस पर्टिकुलर स्टैक को वो क्या करते हैं फार्मर्स, एक बड़े से पत्थर के ऊपर बहुत जोर से पटकते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स की जो कवरिंग है जो सूख चुकी है वो टूटकर गिर जाती है। उसकी वजह से जो आफ्टर दैट विनोइंग प्रोसेस की मदद से जब पील्स के साथ में और जो हेवी ग्रेन्स जब उनको हवा में उछाला जाता है, तो एयर की वजह से जो लाइट वेट पार्टिकल्स है, दैट इज स्टॉक्स, ये पील्स, वो तो दूर गिर जाते हैं, एंड
ड्यू टू द हैवी वेट जो पल्सेस है वो नीचे जमीन में गिर जाती है। इस तरीके से स्टॉक्स अलग, दैट एडिशनल पील्स अलग, और पर्टिकुलर जो पल्सेस और ग्राम्स है वो अलग सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है बेटा। अब मशीनरी मेथड्स में थ्रेशर मशीन्स हो गई, कंबाइंड थ्रेशर हो गए। थ्रेशिंग करने के लिए थ्रेशर मशीन्स आती हैं। पर्टिकुलर मशीन के अंदर एक बिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारा ग्रेन एक साथ डाल दिया जाता है, एंड देन पर्टिकुलर मशीन के अंदर पील्स अपने आप अलग हो जाते हैं, वो एक साइड में गिर जाते हैं और दूसरी साइड से हमें पूरे क्लियर ग्राम्स एंड पल्सेस मिल जाते हैं। कंबाइंड थ्रेशर में ये एक तरीके की मशीन बनाई गई है जिसमें हार्वेस्टिंग भी मशीन कर रही है, और हार्वेस्टिंग मतलब पर्टिकुलर फील्ड में जो क्रॉप्स है उसकी कटाई भी वही कर रही है, और कटने के साथ साथ उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर एडिशनल पीलिंग भी हो रही है। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों ही काम साथ में हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टोरेज। हमने पूरा प्रोसेस जान लिया कि फील्ड पे किस तरीके से क्रॉप्स को उगाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंसी हमें रखनी है, क्या क्या एहतियात बरतने हैं, वो सब हमने देख लिया। एंड द वेरी लास्ट स्टेज जब हमारे पास में हमारे प्रॉपर क्रॉप्स के जो है आउटपुट आ गया, अब हमें उसे संभाल के भी रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें वो ग्रेन्स, वो पल्सेस बहुत लॉन्ग टाइम तक हमें उसको सर्वाइव एडिबल है, वो बहुत लार्ज पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब जस्ट बिकॉज की कोई उस पर रोडेंट्स ना लग जाए, वो बहुत डस्टी ना हो जाए, फाउली ना हो जाए, और उनको कोई भी चूहे वगैरह जो रैट्स वगैरह रोडेंट्स वगैरह वो ईट ना कर ले। ठीक है, उनमें बैक्टीरियाज या कीड़े ना लग जाए, इसीलिए स्टोरेज करते वक्त में हमारे क्रॉप्स को भी हमें क्या करना है, बहुत संभाल के रखना है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें भी कुछ मेथड्स होते हैं जो स्मॉल स्केल पर, और कुछ मेथड्स हैं जो लार्ज स्केल में ग्रेन्स को हमें स्टोर करके रखना होता है। लाइक जो गवर्नमेंट्स हैं, उन गवर्नमेंट्स भी अपनी पॉपुलेशन को बहुत लाइक ग्रेन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो गवर्नमेंट के लिए वो बहुत लार्ज स्केल में हो जाता है। लाइक लार्ज स्केल में बहुत सारे अनाज को, बहुत सारे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े सिलोस एंड बहुत बड़े बड़े ग्रैनरीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिलोस इज लाइक अ वेरी वेरी बिग काइंड ऑफ ड्रम्स, बहुत बड़े बड़े ड्रम्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें बहुत सारा अनाज, क्विंटल ऑफ अनाज एक साथ रखा जाता है बहुत प्रोटेक्टिवली। ग्रैनरीज एक तरीके का स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वहीं पर बनाया जाता है जहां पे वो पर्टिकुलर खेत होता है, फील्ड होता है, उसके सेंटर में या उसी के कहीं साइड में ग्रेनरीज एक स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहां पे पर्टिकुलर बोरी के अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स की जो पल्सेस वगैरह हैं, ग्रेन्स वगैरह, उनको कवर करके वहीं पर स्टॉक किया जाता है। दैट इज इन द लार्ज स्केल फॉर्मेट। स्मॉल स्केल में लाइक हमारे घर की बात करें, हम अपने घर में भी राशन लेकर आते हैं, अनाज लेकर आते हैं, गेहूं लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं लार्ज अमाउंट में, तो हम क्या करते हैं, उन्हें ज्यूट बैग्स में रखते हैं या फिर मेटालिक बिन्स में रखते हैं। मेटालिक बिन्स लाइक आयरन के या स्टील के या एलॉय मेटल्स के। ठीक है, बहुत बड़े छोटे छोटे से बिन्स बने हुए होते हैं, हम उनके अंदर अनाज को भरकर रखते हैं। ठीक, या फिर हम ज्यूट बैग्स के अंदर लाइक बोरी के अंदर भी हम बंद करके उनको रखते हैं ताकि कोई भी पेस्ट हमारे अनाज को ना खा सके, हमारी क्रॉप्स को नुकसान ना कर सके, एंड कोई भी रोडेंट्स हमारे क्रॉप्स को, हमारे पल्सेस को, ग्रेन्स को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है बेटा, कब रेन्स की वजह से हमारी जो फसल है वो खराब ना हो जाए, हमारी क्रॉप्स खराब ना हो जाए, तो इन सब तरीकों से बचा के रखने के लिए, ताकि हम लॉन्ग टाइम तक इन हमारी क्रॉप्स को एडिबल कर सके, लॉन्ग पॉपुलेशन तक, लार्ज पॉपुलेशन तक, लंबे समय तक गवर्नमेंट पॉपुलेशन को ये ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करवा सके, इसलिए स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। सी, आई होप आपको आज ये सारे मेथड समझ आ गए होंगे। सो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेप्स, क्या क्या है एग्रीकल्चर प्रोसीजर्स के? द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट वन इज सोइंग ऑफ सीड्स, थर्ड वन इज एडिंग manuring and fertilizers, and the fourth one is irrigation, fifth one is weeding, sixth one is harvesting, seventh one is threshing, and the last one is storage of grains. ठीक है बेटा, now at the end एक और टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे एनिमल्स को क्या करते हैं, रियर करते हैं, इन विच वी रियर एनिमल्स
प्रॉपर शेल्टर के साथ उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, उनको हम प्रॉपर फूडिंग देते हैं। किस पर्पस के लिए? ताकि हम उनको एक एडवांस बहुत यूटिलाइज कर सके। किस पर्पस के लिए? हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए, हम उनसे फूड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है बेटा, जैसे कि आप ध्यान से देखिएगा इधर, like chickens, eggs, fish, हनी बी की बात करें तो हनी हो गया। देख इस तरीके के जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, हम इनको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। हम एनिमल्स को कल्चर करते हैं, हम रियर करते हैं, ताकि हम उन्हें फूड प्रोडक्शन में यूज कर सके। दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब बहुत सारे आपने देखे होंगे, लाइक पोल्ट्री फार्म्स देखे होंगे आपने, एपीकल्चर देखा हमने। एपीकल्चर मतलब जहाँ पे हनी को रियर किया जाता है, टू रियर हनी बीज को रियर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। जहाँ पे फिश को रियर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पिसिकल्चर। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी फिशेस को रियर किया जाता है, उन्हें बड़ा किया जाता है, प्रॉपर फूडिंग, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर केयरिंग दी जाती है, ताकि बाद में उनको सेल किया जा सके और उनसे पैसे कमाए जा सके। ठीक है, दैट कल्चर इज कॉल्ड पिसिकल्चर। जहाँ पे हनी बीज को रखा जाता है ताकि हनी मिल सके, हनी वैक्स मिल सके, ठीक है, बी प्रोडक्ट्स मिल सके, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म्स, वहां पे हम क्या रखते हैं? डक्स को रखते हैं, हम हेन्स को रखते हैं, ताकि हमें मीट मिल सके, चिकन्स मिल सके, एग्स मिल सके। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। द चैप्टर इज कंप्लीट। इफ देयर इज एनी डाउट, डू आस्क मी। ओके।